देखना बेटा, एक व्हाइट लाइट का सोर्स सन भी हो सकता है, मतलब सन से आने वाली जो लाइट है उसको अपन व्हाइट लाइट बोल सकते हैं, या उसका सोर्स कोई बल्ब है, या मेरे पास सन से कोई व्हाइट लाइट आ रही है। सबको पता है अगर एक व्हाइट लाइट को अपन प्रिज्म से पास करते हैं तो लाइट क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है, लाइट फैल जाएगी। अगर एक व्हाइट लाइट को अपन प्रिज्म से पास करेंगे तो प्रिज्म क्या करेगा, इस व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट कर देगा, डिस्पर्स कर देगा इसको इस टाइप से। मान लो यहाँ पे अपन ने आगे स्क्रीन लगा रखी है, फिर फोटोग्राफिक प्लेट लगा के रखी है, तो जैसे ये लाइट फोटोग्राफिक प्लेट से पास होगी, ये 7 डिफरेंट कलर में लाइक दिस स्प्लिट हो जाएगी। 1 2 3 4 ऐसे 7 कलर में, डिफरेंट कलर में क्या हो जाएगी बेटा, स्प्लिट हो जाएगी। ओके, जबकि अगर प्रिज्म नहीं है तो डायरेक्टली कैसे पास हो जाती है बेटा, अगर प्रिज्म स्प्लिट नहीं करता तो ये ऐसे सीधा पास हो जाता है। आप ध्यान से सुनना, जब एक लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो प्रिज्म क्या करता है, लाइट को डिस्पर्स कर देता है। ठीक है, अब देखना बेटा, जब तुम इस डिस्पर्स लाइट को, एक डिस्पर्स लाइट को तुम फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करोगे ना, तो इस यहाँ पे तुम्हें एक पैटर्न देखने को मिलेगा। और पैटर्न कैसा, जैसे सबसे ऊपर तुम्हें जो डिस्पर्स लाइट हो, सबसे ऊपर एक रेड कलर का, ऐसे सबसे ऊपर रेड कलर प्रेजेंट होगा, रेड कलर की लाइट सबसे ऊपर आएगी ऐसे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास ऐसे ऑरेंज कलर आएगा। ओके, फिर तुम्हें से ग्रीन कलर दिखाई देगा। ये कंटिन्यूस कलर होंगे, इन कलर्स के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा बेटा, ये कलर एक दूसरे में क्या रहेंगे बेटा, मर्ज होते हुए कलर होते हैं। ऐसे डिफरेंट 7 कलर का तुम्हारे पास पैटर्न मिलता है, लास्ट में तुम्हारे पास वोलेट कलर रहता है। ओके, तो ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे पास अगर लाइट लाइट अगर प्रिज्म प्रिज्म अगर लाइट को डिस्पर्स नहीं करता तो लाइट ऐसे सीधी चली जाती। अब लाइट क्या हो गई बेटा, प्रिज्म से पास करती है वो डिस्पर्स्ड हो गई है, या मैं बोलूं डेविएट हो गई है। एक पॉइंट नोट करना कि डिफरेंट कलर की लाइट जो है वो डिफरेंट एंगल से डेविएट हुई है। जैसे रेड कलर का डेविएशन क्या हो जाएगा बेटा, ये रेड कलर का डेविएशन है, इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ थीटा, जिसको तुम एंगल ऑफ डिस्पर्सन या एंगल ऑफ डेविएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रेड कलर का डेविएशन हो जाएगा, ये ऑरेंज कलर का डेविएशन हो जाएगा, ये ग्रीन कलर का डेविएशन हो जाएगा। तुम देख रहे हो हर एक कलर का डेविएशन अलग अलग है। क्या तुम्हें ये चीज पता है बेटा कि हर एक कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। 7 कलर की अपन बात करें विबग्योर, तो तुम्हारे पास जो 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो तुम्हारे पास 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो तुम्हारे पास ये कलर्स है। ओके, तो तुम्हारे पास ये कलर्स है बेटा, अगर इनकी अपन बात करें तो हर एक कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा। ओके, विबग्योर में लेफ्ट टू राइट आने पे क्या होती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। अब देखना बेटा कि यहाँ पे तुम देखते हो कि जब लाइट को तुमने पास किया प्रिज्म से, वो डिस्पर्स्ड हो गई। ओके, अब इस पैटर्न को अगर जो डिस्पर्स लाइट है आई है उसका फोटोग्राफिक प्लेट पे अपन पैटर्न देखते हैं तो 7 डिफरेंट कंटिन्यूस कलर आते हैं। ये कलर एक दूसरे में मर्ज हुए रहते हैं, सबसे ऊपर रेड कलर है, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, ऐसे। तो ये वाला ऑर्डर तुम्हारे पास सबसे ऊपर रहता है रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, विबग्योर का पूरा पैटर्न बनता है तुम्हारे पास। ओके, अब देखना रेड कलर का डेविएशन देख सकते हो बेटा, अगर ये तुम्हारे पास स्टेट से पास हो जाती है, डेविएशन है उसका कि रेड कलर का डेविएशन ये वाला है, फिर ग्रीन का, ब्लू का, येलो का, इन सब का डेविएशन मैंने यहाँ पे बता रहा, तुम देख सकते हो कि रेड कलर का डेविएशन सबसे कम है। ओके, रेड कलर सबसे कम डेविएट हुआ है, और बाकी तुम्हारे पास सबसे ज्यादा डेविएशन किसका है बेटा, वोयलेट कलर का। पॉइंट नोट करना कि रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम, उसका डेविएशन क्या है, मिनिमम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, है ना। बोल सकते हैं ना बेटा, यहाँ से देखो बेटा, रेड कलर सबसे ऊपर आ रहा है, मतलब इसका डेविएशन सबसे कम है। वोलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा, सबसे नीचे आ रहा है वोलेट कलर, उसका डेविएशन सबसे ज्यादा, इट मींस, अरे वोलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसका डेविएशन ज्यादा है। इसका मतलब क्या बेटा, कि अगर वेवलेंथ ज्यादा हुई तो डेविएशन एंगल क्या होगा, कम। रेड कलर की वेवलेंथ है उसका डेविएशन कम है। तो पॉइंट सुनना, स्पेक्ट्रम क्या है अभी, कि लाइट को अगर अपन प्रिज्म से पास करते हैं, लाइट को अगर तुम प्रिज्म से पास करते हो तो लाइट क्या करती है, प्रिज्म क्या करेगा, लाइट को डिस्पर्स कर देगा। ठीक, जब लाइट, जो डिस्पर्स लाइट होती है ना, तो डिस्पर्स लाइट प्रिज्म के आगे जो तुम्हारे पास डिस्पर्स लाइट आ रही है, उसमें डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट डिफरेंट एंगल से डेविएट होगी। जो डिस्पर्स लाइट होती है, जो प्रिज्म से पास होने के बाद लाइट डिस्पर्स हुई है, उसमें जो डिस्पर्स लाइट से बेटा, उसमें डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट डिफरेंट एंगल से डेविएट होती है। और डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जब डिफरेंट एंगल से डेविएट होगी तो वो बेटा 7 कलर के बैंड में स्प्लिट हो जाती है बेटा। ठीक है, रेड कलर का बैंड आएगा, फिर उसके तुरंत बाद ऑरेंज कलर का, ग्रीन कलर का,
ऐसे तुम्हारे पास 7 कलर्स के बैंड आएंगे कंटिन्यूस कलर, और इन कलर्स के बीच में कोई गैप नहीं होता है। अगर अपन डेविएशन देखें कि लाइट स्ट्रेट पास हो जाती, वो कितने एंगल से बैंड हो गए, कितने एंगल से डेविएट हो गए, तो रेड कलर का डेविएशन सबसे कम है। और तुम्हें पता है रेड कलर 7 कलर में रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, यस और नो? हाँ या ना? तो मतलब वेवलेंथ ज्यादा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा बेटा, कम होगा। हाँ या ना? तो जब एक लाइट को प्रिज्म से पास किया जाता है तो प्रिज्म क्या करता है, लाइट को डिस्पर्स कर देता है। इस डिस्पर्स लाइट को अपन फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करते हैं तो अपने को 7 कलर का एक पैटर्न मिलता है, ठीक है। उस 7 कलर के पैटर्न से अपने को जो व्हाइट लाइट आती है उसके वेवलेंथ कंपोजिशन का पता लगता है। ये जो 7 कलर का पैटर्न है ना, इसी को नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे तो प्रिज्म से पास होती 7 डिफरेंट कलर में डिस्पर्स्ड हो जाती है। इन डिस्पर्स्ड लाइट को अगर फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व किया जाए तो 7 कलर का एक पैटर्न ऑब्टेंड होता है, उस पैटर्न को बोलते हैं अपने स्पेक्ट्रम। ये जो 7 कलर्स होंगे ये बिल्कुल कंटिन्यूस कलर होंगे, इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, जस्ट लाइक रेनबो, ठीक है। एक डायग्राम दिखा के तुम्हें और क्लियर करता हूं मैं, ध्यान से डायग्राम को तुम ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना उस डायग्राम को। ये देख पा रहे हो तुम लोग बेटा? ये एक सेकंड, ये डायग्राम देखो। ये तुम्हारे पास एक हॉट बॉडी है जिससे व्हाइट लाइट निकल रही है, तुम सन भी मान सकते हो इसको। तो सन से लाइट आई, उसको तुमने प्रिज्म से पास किया, तो जैसे तुम उस व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करोगे वो इस टाइप से 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। ये जो अपनी फोटोग्राफिक प्लेट थी ना बेटा, उसका ये सीन है जो मैं तुम्हें बना के दिखाना चाह रहा था। इस टाइप से तुम्हें कलर मिलेंगे, देख रहे हो बेटा? क्या इन कलर के बीच में कोई गैप है? जैसे रेड खत्म हुआ ऑरेंज स्टार्ट, ओके। देख रहे हो? फिर येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, ऐसे ये डिफरेंट 7 कलर्स तुम्हें मिलेंगे जिनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, जस्ट लाइक रेनबो। क्लियर है? तो जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो उस व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर में डिस्पर्स कर देगा, ठीक है। उस डिस्पर्स लाइट को अपन फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करते हैं तो ये फोटोग्राफिक प्लेट का ऑब्जर्वेशन है, ऐसी दिखाई देती है तुम्हें। ये जो 7 कलर का पैटर्न है इसको बोलते हैं अपने स्पेक्ट्रम। देख रहे हो बेटा कि ये लाइट सीधा जाती है तो सबसे कम डेविएशन किसका आ रहा है, सबसे ऊपर कौन सा कलर रहेगा, रेड, ओके। फिर तुम्हारे पास पूरे विबग्योर के 7 कलर रहेंगे, तो देख सकते हो तुम आसानी से कि सबसे कम डेविएशन किसका है, रेड कलर का, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट द वेवलेंथ इज हाई, लोअर द डेविएशन एंगल। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कम। तो थीटा, द एंगल ऑफ डेविएशन एंड वेवलेंथ एक दूसरे क्या हो गया बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया तुमके स्पेक्ट्रम? देखो बेटा, when a white light coming from a source is dispersed by a prism, prism से लाइट को पास करोगे वो डिस्पर्स हो जाएगी, और डिस्पर्स लाइट में तुमने क्या ऑब्जर्व किया, the light of different wavelength are divided through the different angles and get separated. This phenomena is known as dispersion of the light. जब लाइट को तुमने पास किया प्रिज्म से तो डिफरेंट कलर की वेवलेंथ, तो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है वो डिफरेंट एंगल से डेविएट होगी, और क्या हो जाती है बेटा, वो सेपरेट हो जाती है कि पहले ग्रीन कलर का, रेड कलर का बैंड आएगा, फिर ऑरेंज का, फिर येलो का, फिर ग्रीन का। तो 7 डिफरेंट कलर के जो बैंड है वो स्प्लिट हो जाते हैं आपस में। इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन इस फिनोमेना को। जब तुम इस डिस्पर्स लाइट को फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करते हो, डिस्पर्स लाइट को तुम फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करते हो तो क्या मिलता है तुम्हें, 7 कलर का एक पैटर्न मिलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। देख रहे हो, ये इंसिडेंट लाइट, व्हाइट लाइट जिसको तुमने प्रिज्म से पास किया तो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो गई। ये देखो बेटा, विदाउट एनी डेविएशन। अगर ये लाइट डेविएट नहीं होती, डिस्पर्स नहीं होती, जैसे सीधा निकल जाती। अभी देखो, रेड कलर सबसे ऊपर आ रहा है और वोलेट सबसे नीचे आ रहा है, तो बताओ बेटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा और वोलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम, है ना? ओके। तुम्हें पता है बेटा कि विबग्योर, विबग्योर जो कलर है उनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की। उसका एंगल ऑफ डिस्पर्सन क्या है बेटा, सबसे कम है। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ ना बेटा कि एंगल ऑफ डिस्पर्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, ओके। अगर लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एनर्जी की भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या स्पेक्ट्रम का बेसिक मीनिंग समझ में आया? ओके। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। कि जो स्पेक्ट्रम वो कितने टाइप का होता है, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। तो उसकी अपन बात करते हैं, एक दो देखना। तो हमारे पास एक कंटेनर, उसमें कोई भी एक सैंपल और ऐसा सैंपल जिससे तुम लाइट पास, ऐसा कंटेनर जिससे लाइट पास हो सकती है, ओके।
इस कंटेनर के अंदर कोई भी लिक्विड भरा है या कोई भी एक गैस भरी, एनी मैटर, कोई भी एक मैटर, अपन मान लेते एक बार के लिए इसमें गैस एटम्स है, किसी मान लो इसमें हाइड्रोजन गैस के एटम प्रेजेंट है या फिर हीलियम के एटम प्रेजेंट है, इसमें तुम्हारे पास एक गैस का सैंपल है जिसमें गैस एटम्स प्रेजेंट है। ओके, अब इससे मैं एक व्हाइट लाइट पास कर रहा हूं जिसका सोर्स बेटा व्हाइट लाइट सोर्स सन भी ले सकते हो तुम, सनलाइट पास कर रहे हो मान लो इससे। अब क्या तुम्हें ये पता है बेटा कि जो व्हाइट लाइट आ रही है उसमें विजिबल रीजन की सब वेवलेंथ प्रेजेंट होगी। ओके, जो व्हाइट लाइट होती है ना बेटा उसमें विजिबल रीजन की मतलब 3800 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम की हर एक वेवलेंथ प्रेजेंट होगी, है ना। ओके, और हर एक वेवलेंथ अलग अलग वेवलेंथ की एनर्जी भी क्या होगी, अलग अलग। तो ध्यान से सुनना, अगर तुम एक सैंपल से व्हाइट लाइट पास कर रहे हो मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट पास कर रहे हो, कि व्हाइट लाइट में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ प्रेजेंट होती है, एक साथ अपने को दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रिज्म से पास करते तो पता लगता है ना कि कितनी सारी वेवलेंथ है उसके अंदर। ओके, तो जैसे ही एक व्हाइट लाइट को तुम एक किसी भी सैंपल से पास करोगे, सिंपली अपन गैस एटम्स का सैंपल लिया है, तो देखना बेटा ये सैंपल क्या करता है कि ये जो लाइट आ रही है इसकी कुछ वेवलेंथ को, व्हाइट लाइट में से कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब लाइट का कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी लाइट ऐसे ही निकल जाएगी। ठीक है, जो व्हाइट लाइट तुमने पास की जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ प्रेजेंट थी उसकी कुछ वेवलेंथ ये सैंपल एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी लाइट सीधा वापस निकल जाएगी। जो लाइट सैंपल से पास होकर निकलेगी उसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसमिटेड लाइट। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जब अपन ने सैंपल से लाइट पास की तो उसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हुआ, राइट, कि लाइट पूरी की पूरी एब्जॉर्ब क्यों नहीं होगी। और तुमने बोला कि सर कि कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई, कि उसमें वेरियस काइंड ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट थी व्हाइट लाइट में, तो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, तो कुछ पार्ट ही क्यों हुआ और कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब हुआ है, पूरी लाइट एब्जॉर्ब क्यों नहीं हुई, बात करें, या फिर पूरी लाइट सीधा क्यों नहीं निकल गई, क्यों एब्जॉर्प्शन क्यों है। तो सबसे पहले ये समझना है कि ये एब्जॉर्प्शन क्यों कर रहे हैं, गैस एटम जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ, कुछ जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है उनके एब्जॉर्प्शन का लॉजिक क्या है, बात करें व्हाट इज द लॉजिक ऑफ एब्जॉर्प्शन, सुनना ध्यान से। ओके, गैस एटम से ये न्यूक्लियस हो गया, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल से एटम के अंदर। ओके, अब देखना कि एक सैंपल लाइट को क्यों एब्जॉर्ब करता है, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रॉन था लोअर एनर्जी लेवल में। ओके, जैसे ही तुम लाइट पास करते हो, जैसे ही तुम लाइट व्हाइट लाइट पास कर रहे हो उसमें वेरियस काइंड ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा जिस वेवलेंथ का एब्जॉर्ब करके ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट हो सकता है। ओके, तो पता है बेटा, मान लो इसकी एनर्जी कितनी है 3 जूल है, ये आगे वाला एनर्जी लेवल 5 जूल का और उससे आगे वाला 10 जूल का। 5 जूल वाले में जाने के लिए इसको 2 जूल एनर्जी चाहिए। ओके, और 10 वाले में जाने के लिए इसको 7 जूल एनर्जी चाहिए। तुम वेरियस टाइप ऑफ वेवलेंथ इससे पास कर रहे हो, बताओ बेटा क्या ये इलेक्ट्रॉन हर कोई वेवलेंथ लेके जंप मार सकता है, नहीं। ये इलेक्ट्रॉन, तुम्हें पता है मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रॉन कभी भी दो एनर्जी लेवल के बीच में नहीं फंसेगा। जैसे तुम एक बॉल को सीढ़ियों में डालते हो तो बॉल क्या करेगी, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे जाएगी। जैसे ये 2 सीढ़ी है, यहाँ पे तुमने यहाँ से बोल रहा तो वो इस पे आके गिरेगी, इन दोनों के जो बीच में ये गैप है ना इसमें बॉल कभी नहीं अटकेगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा, ऐसी एनर्जी जिससे वो एक लेवल से दूसरे लेवल में नहीं जा सकता, उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। ठीक है, तो तुमने वेरियस टाइप ऑफ वेवलेंथ इससे पास की है, तो पता है बेटा ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन वेवलेंथ का एब्जॉर्ब करेगा जो कि इसके एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग है। इट मींस सिर्फ वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा जिनके एब्जॉर्प्शन से वो हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट हो सकता है। क्लियर, कि जैसे मान लो बेटा इसको 2 जूल वाली जो वेवलेंथ मिलेगी उसको लेके 5 वाले में जा सकता है, ये इसको 7 वाली मिल गई तो उससे डायरेक्ट 3 वाले से 10 वाले में जा सकता है। के 1 जूल वाली वेवलेंथ लेगा नहीं, के 4 जूल वाली लेगा नहीं, 5 वाली लेगा नहीं लेगा। ठीक है, तो समझ में आया कि एक सैंपल से जब लाइट पास करते हैं ना तो लाइट का कुछ पार्ट ही क्यों एब्जॉर्ब होगा। व्हाइट लाइट में 3800 से लेके 7600 तक की एंगस्ट्रम सारी वेवलेंथ प्रेजेंट थी, बट उसमें से वो कुछ वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब करेगा, क्यों, सिर्फ उन वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन होगा जो कि इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग है। कुछ वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन ही क्यों होगा, ये समझ में आया। और लाइट का एब्जॉर्प्शन क्यों होता है वो समझ में आया, कि जब तुम लाइट पास करते हो तो इलेक्ट्रॉन वो लाइट में से वो वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट होता है। क्लियर।
है ना। लाइट का एब्जॉर्प्शन क्यों होता है और पार्शियल एब्जॉर्प्शन ही क्यों हुआ, कुछ वेवलेंथ ही क्यों एब्जॉर्ब हुई, क्लियर है सबको। क्या लाइट का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा एक सैंपल से लाइट पास करोगे? नो नो। जब तुमने एक सैंपल से लाइट पास की, उसमें से कुछ वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब कर ली, तो आगे जो लाइट निकलती है बेटा, सैंपल को पार करके जो लाइट निकलेगी उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटेड लाइट। ओके, अब इस ट्रांसमिटेड लाइट को अपन किससे पास करते हैं? वही कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे? सनलाइट आ रही थी, डायरेक्टली प्रिज्म से पास किया, ओके, और फोटोग्राफिक प्लेट पे अपन ने पैटर्न देखा, तो 7 डिफरेंट कलर का पैटर्न आ रहा था बेटा कंटिन्यूअस। क्या उन कलर के बीच में कोई गैप नहीं, गैप था? नहीं, जस्ट लाइक रेनबो। अभी तुमने क्या किया? पहले लाइट को एक सैंपल से पास किया, तुम्हें पता है लाइट की कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाएगी उसमें, ठीक है। फिर सैंपल से जो पास होकर निकली ट्रांसमिटेड लाइट, उसको प्रिज्म से पास किया और उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे स्टडी किया। तो तुम्हें क्या लगता है बेटा, क्या अभी भी 7 कंटिन्यूअस कलर आएंगे? नहीं, तुम देखोगे बेटा कि फोटोग्राफिक प्लेट पे तुम्हें कुछ कुछ बीच बीच में जो 7 कंटिन्यूअस कलर का पैटर्न था ना, उसमें बीच में कुछ डार्क लाइंस आ जाएंगी। कैसी लाइन आ गई? डार्क लाइन। और वहां पे डार्क लाइन आ रही है मतलब लाइट नहीं आई वहां की। जब तुम लाइट को डायरेक्टली, सनलाइट को डायरेक्टली प्रिज्म से पास करते, 7 कंटिन्यूअस कलर का एक पैटर्न आ रहा था, कोई डार्क लाइन नहीं थी, ठीक है। तुमने लाइट को पहले एक सैंपल से पास किया, उसके थ्रू जो लाइट निकली ट्रांसमिटेड लाइट, उसको अगर प्रिज्म से पास करके फोटोग्राफिक प्लेट पे स्टडी करते हैं तो अपने को क्या मिली बेटा? कुछ डार्क लाइंस ऑब्टेन्ड हुई। ये डार्क लाइंस क्या बता रही है बेटा? कि यहाँ पे जो लाइट आती उसको तुम्हारे सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में तुम्हें फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या मिलेगा? फोटोग्राफिक प्लेट पे डार्क बैकग्राउंड पे, सॉरी ब्राइट बैकग्राउंड पे अपने को डार्क लाइंस मिलती है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अपने को डार्क लाइंस मिलेंगी और बैकग्राउंड के साथ रखते हैं बेटा अपन ब्राइट, ताकि अपने को डार्क लाइंस ऑब्जर्व हो जाए आसानी से। क्लियर है? डायग्राम की हेल्प से और समझाता हूं तुम्हें, नोट करना है इसको। दिख रहा है तुमको ये डायग्राम? तुमने जो सनलाइट थी, डायरेक्ट सन से जो लाइट है उसको प्रिज्म से पास किया, ये देखो तुम्हारे पास कंटिन्यूअस 7 कलर का एक पैटर्न, जिसको अपन नाम देंगे स्पेक्ट्रम। क्या इनके बीच में कोई गैप है? ये 7 कलर कंटिन्यूअस है, एक कलर नेक्स्ट कलर में मर्ज होकर रखा है, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलते हैं अपन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, अभी मैंने क्या किया? अभी मैंने लाइट को क्या किया? एक क्लाउड था गैस का, हमारे पास एक गैस का सैंपल था, उससे पहले लाइट को पास किया, फिर उससे गैस को लाइट को गैस से पास करने के बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट निकली उसको मैंने प्रिज्म से पास किया। सबको क्लियर है कि जब तुम लाइट को, व्हाइट लाइट को एक गैस के थ्रू या किसी भी सैंपल के थ्रू पास करोगे तो कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाएंगी। सिर्फ वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होंगी जो कि उस सैंपल के एटम्स जो है उनमें इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग है, कि जिन वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप मार सकता है उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसमें कुछ वेवलेंथ की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इस ट्रांसमिटेड लाइट को जब प्रिज्म से पास करते हैं तो देख रहे हो यहाँ पे देखो, जब कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं था, अब एब्जॉर्प्शन हो तो क्या है? कुछ डार्क लाइंस मिली। क्या तुम्हें ब्राइट बैकग्राउंड पे कुछ डार्क लाइंस मिली? तो दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो क्या तुम्हें समझ में आया व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? आया ना? क्लियर है सबको? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लियर है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ब्राइट बैकग्राउंड पे डार्क लाइंस आ जाती हैं। और डार्क लाइंस क्यों आई है? क्योंकि सैंपल ने पार्शियली लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है। जहां पे डार्क लाइंस है ना, इनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो डार्क लाइन आ रही है वहां पे जो कलर आता, उस कलर की वेवलेंथ का सैंपल में एब्जॉर्प्शन हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट टाइप का जो स्पेक्ट्रम है वो तुम्हारे पास इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तुम्हारे पास एक सबस्टेंस है, उससे डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन इमिट हो रही है। एक सबस्टेंस है जिससे डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन इमिट हो रही है, उसके स्पेक्ट्रम को अगर तुम स्टडी करते हो तो उसको अपन बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक सैंपल है जिससे डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन, मतलब उससे एनर्जी बाहर निकल रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन, मैं बोलूं लाइट बाहर निकल रही है। तो बेटा एक बात बताओ, किससे एनर्जी, लाइट बाहर निकल रही है मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है, मतलब वो सैंपल क्या है बेटा? एट द हायर एनर्जेटिक कंडीशंस, ठीक है। तो एक सैंपल है जिसे लाइट निकल रही है, उसके जो रेडिएशन निकल रही है उसको तुम प्रिज्म से पास करके एनालाइज करोगे उस लाइट को, तो उसको अपन बोलेंगे अपन इमिशन स्पेक्ट्रम। अभी सुनना, इमिशन स्पेक्ट्रम एक सबस्टेंस से कैसे करवाएंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ में आया कि एक एटम को जब तुम एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो उसका इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। अब एक पॉइंट सुनना, एनर्जी और स्टेबिलिटी
एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। पॉइंट नोट करना। तुमने एक सैंपल से लाइट पास की, एटॉमिक सैंपल था कोई भी, ये एटम, ये न्यूक्लियस हो गया, ये उसका लोअर एनर्जी लेवल है और ये मान लो उसका हायर एनर्जी लेवल है। जैसे ही तुम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लाइट पास करोगे तो जो लाइट में वो वेवलेंथ जो इसके एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग है, व्हाइट लाइट में बेटा, व्हाइट लाइट में विजिबल रीजन की सारी वेवलेंथ होती है, मतलब 3800 से एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 तक एंगस्ट्रॉम की जो भी वेवलेंथ सब प्रेजेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन इतनी सारी वेवलेंथ में से इलेक्ट्रॉन उस वेवलेंथ को लेगा जिसको एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला गया। आगे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब जैसी एनर्जी मिलेगी बेटा कहां जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में आ जाएगा, हाँ है ना। ये सुन, अब तुम्हारे पास सैंपल में तुमने लाइट डाली तो लाइट का एब्जॉर्प्शन हो गया, तो ट्रांसमिटेड लाइट है उसमें ये वाली वेवलेंथ नहीं होगी, तो तुम्हारे पास ब्राइट बैकग्राउंड पे डार्क लाइंस आ गई। अब सुनना क्या होता है, तुमने लाइट पास की, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में आ गया। नो बेटा, इसकी एनर्जी बढ़ गई है, कैसे हो जाता है बेटा, बिकम्स अनस्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके जैसे ही लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में आ जाता है, ये अनस्टेबल हो जाता है बेटा। तो नाउ टू रीगेन स्टेबिलिटी, ये इलेक्ट्रॉन वापस से स्टेबिलिटी लेने के लिए नीचे जंप मारता है बेटा। तो वापस बेटा जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, इट बिकम्स अनस्टेबल एंड नाउ टू रीगेन स्टेबिलिटी इट जंप्स डाउन। तो ये वापस क्या करता है बेटा, नीचे जंप मार के यहाँ पे आ जाता है। तो एक बात बताओ बेटा, जब लोअर से हायर में गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, अब हायर से लोअर में आएगा तो क्या करेगा बेटा, एनर्जी रिलीज करेगा, हाँ है ना, यस और नो। ओके, मतलब देखो तुमने किसी सैंपल को, कोई भी सैंपल था, तुमने उससे लाइट पास किया, कैसे भी करके उसको एनर्जी दी, तो क्या होंगे बेटा, जब तुम एक सैंपल को एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो उस सैंपल के जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। ठीक है, तुमने एक्साइट कर दिया, उस सैंपल को ले लिया कि तुमने इस इलेक्ट्रॉन को, जो सैंपल तुम्हारा एनर्जेटिक सैंपल है, इसमें तुमने एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करवा रखा है, तो क्या होगा बेटा, सैंपल ने एनर्जी ले ली, क्या वापस से वो सैंपल एनर्जी रिलीज करेगा, यस। कि जब तुमने एनर्जी एब्जॉर्ब करवाई तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर में चले गए, वहां जाके क्या हो जाते हैं बेटा, वो अनस्टेबल। तो वापस से स्टेबिलिटी लेने के लिए क्या करते हैं बेटा, वो नीचे जंप मारते हैं। ओके, जैसे मान लो बेटा एक एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन ना 3 जूल से 5 जूल वाले ऑर्बिट में एंटर कर गया, तो उसने जब 3 से 5 वाले में तो कितनी एनर्जी ली थी उसने, 2 जूल। जब वापस वो 5 से 3 में आएगा तो कितनी देगा, 2 जूल वापस रिलीज करेगा। ये सुनो, मतलब जब इलेक्ट्रॉन ने एक्साइट होने के लिए जिस वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन किया था, एग्जैक्टली वही वेवलेंथ वापस रिलीज करेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, अभी सुनना बेटा, अभी मैं तुम्हें इमिशन स्पेक्ट्रम समझाता हूँ। तुम्हें एक सैंपल था, अपन वही सैंपल वापस लेते हैं, जिससे तुमने लाइट पास की, कुछ लाइट उसने एब्जॉर्ब कर ली थी, ठीक है, फिर ट्रांसमिटेड लाइट का तुमने स्टडी किया, प्रिज्म से पास करोगे तो कुछ डार्क लाइंस आई थी। अब वो सैंपल मैं अलग कर लेता हूँ, तो क्या होगा बेटा, वो सैंपल हायर एनर्जेटिक कंडीशंस पे, ओके, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट स्टेट में। अब देखना क्या होगा, तुम्हारे पास वही सैंपल मैंने वापस लिया, अब क्या होगा बेटा, इस सैंपल से हायर एनर्जेटिक कंडीशंस पे है सैंपल, तो जैसे इसके इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में, हायर से लोअर स्टेट में आएंगे तो क्या करेंगे बेटा, वो डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ रिलीज करेंगे। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट को अगर मैं प्रिज्म से पास करूंगा, इस बार मुझे ये देखना था कि ये जो सैंपल है वो वापस लाइट इमिट कर रहा है क्या, कि जो लाइट इसने एब्जॉर्ब की है वो इमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैंने बैकग्राउंड कैसे कर रखा है बेटा, पे डार्क बैकग्राउंड रखा है कि लाइट आई तो पता लग जाएगा। अरे मान लो ब्राइट बैकग्राउंड हुआ, थोड़ी बहुत लाइट आएगी तो पता नहीं लगेगा ना, तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड जो डार्क करके रखा है। तो जैसे ही सैंपल से बेटा, इस सैंपल से रेडिएशंस निकली, उसको प्रिज्म से के थ्रू स्प्लिट करवाया, तो तुम्हें पता है बेटा कि डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट लाइंस आई। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, ये सैंपल क्या कर रहा है, वापस रेडिएशन निकाल रहा है। तो बेटा एक ऐसा सैंपल जिससे एनर्जी रिलीज हो रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन निकल रही है, उनको प्रिज्म से पास करके तुम फोटोग्राफिक प्लेट पे स्टडी करते हो, तो तुम्हें डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट लाइंस मिलते हैं, इसको बोलते हैं अपन इमिशन स्पेक्ट्रम। एक पॉइंट नोट करना, भी डायग्राम की हेल्प से तुम्हें एब्जॉर्ब करवाता हूँ मैं। दिख रहा है सबको ये वाला पार्ट, क्या ये डायग्राम तो देख पा रहे हो, यस और नो। देखो बेटा, लाइट को तुमने क्या किया था, स्टार्टिंग में प्रिज्म से पास किया था, एक सनलाइट जो आ रही तुम्हारे पास, डायरेक्टली उसको प्रिज्म से पास करो, वो 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट होगी। ठीक है, कलर का पैटर्न तुम्हारे पास है, बिल्कुल कंटिन्यूस कलर होंगे, कोई स्पेस नहीं है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। ठीक है, लाइट को पहले तुमने एक सैंपल से पास किया,
लाइट को पहले तुमने एक सैंपल से पास किया तो क्या होगा, उस सैंपल के एटम कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ वेवलेंथ उसमें से एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको तुमने प्रिज्म से पास किया तो क्या देगा, इस बार तुम्हारे पास कंटिन्यूअस सेवल कलर नहीं है, उनके बीच में कुछ क्या है बेटा, डार्क लाइंस है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस आती है ऑन द ब्राइट बैकग्राउंड। ओके, अब मैंने इसी सैंपल का क्या स्टडी किया बेटा, इमिशन स्पेक्ट्रम। तुम्हें पता है कि जब तुमने इससे लाइट पास की थी तो इस सैंपल के एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके लोअर एनर्जी लेवल से हायर में चले गए थे। अब क्या करेंगे बेटा, टू रीगेन स्टेबिलिटी वो वापस से क्या करेंगे, हायर से लोअर में तो एनर्जी रिलीज करेंगे। तो उससे जो रेडिएशन निकल रही थी उनको मैंने प्रिज्म से पास करा के फोटोग्राफिक प्लेट पे इनको ऑब्जर्व किया, तो देखा क्या किया बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट पे डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट लाइंस आ रही थी। और तुम एक पॉइंट नोट करो बेटा, पहले जहां पे जो डार्क लाइंस आई थी ना, एग्जैक्टली वहां पे ब्राइट लाइंस आ रही है फॉर द सेम सैंपल। एक सैंपल जैसे तुमने पहले उस पर लाइट पास करा कि उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम स्टडी किया, अगर उसी सैंपल का तुम इमिशन स्पेक्ट्रम स्टडी करोगे तो जहां पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस आई थी एग्जैक्टली वहां पे इमिशन स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइंस आएंगी। क्लियर है, यस और नो? ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि पहले ये डार्क लाइंस की वजह क्या थी, क्योंकि इन यहाँ पे जो लाइंस आ रही है ना, यहाँ पे जो कलर आता है, जहाँ पे यहाँ पे जो लाइट आती उसकी वेवलेंथ सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली थी, इसलिए यहाँ पे डार्क लाइंस आई। ठीक है, अब तुम्हें पता है सैंपल ने जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है एग्जैक्टली वही क्या करेगा बेटा, इमिट करेगा। कि जब उसने एब्जॉर्ब की थी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर में चला गया था, वहां जाके वन स्टेबल हो गया, तो स्टेबिलिटी वापस करने के लिए वापस अपनी जगह आ जाएगा, तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की थी वो वापस रिलीज करेगा। तो देख रहे हो बेटा, इमिशन स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन में जहां पे डार्क लाइन आई थी ना बेटा, वहां पे अब ब्राइट लाइन आ जाएगी। ओके, तो देखना बेटा, इस टाइप के स्पेक्ट्रम को बोलते हैं अपन लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको अपन, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइंस आ रही है कि एब्जॉर्प्शन में तुम्हारे पास डार्क लाइंस आई, इमिशन में तुम्हारे पास ब्राइट लाइंस आई। क्या ये कंटिन्यूअस है, क्या ये दोनों स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है बेटा, नहीं ना। देख रहे हो इन ब्राइट लाइंस के बीच में डार्क स्पेस है, तो कैसे स्पेक्ट्रम है बेटा, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। तो मैं स्पेक्ट्रम को दो कैटेगरी में डिवाइड करूं, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस का एग्जांपल तो क्या हो जाएगा बेटा, कि डायरेक्टली तुम सनलाइट या व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करो, तुम्हारे पास 7 डिफरेंट कलर का एक पैटर्न मिलेगा फोटोग्राफिक प्लेट पे। वो 7 डिफरेंट कलर्स इस टाइप से कंटिन्यू रहेंगे कि एक कलर दूसरे में मर्ज रहेगा, देयर इज नो गैप बिटवीन देम। तो वो गया तुम्हारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस का मतलब इमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल लो, तुम्हारे पास कुछ ब्राइट लाइंस आएंगी जिनके बीच में डार्क स्पेस रहेगा, या कंटिन्यूअस आ रही है, नहीं। तो ये डिसकंटिन्यूअस का एग्जांपल है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में तुम्हारे पास डार्क लाइंस आई, बीच में स्पेस आ गया, क्या है बेटा ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो क्या तुम्हें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम समझ में आया? पॉइंट जो तुम्हें समझना था वो ये था कि बेटा कि जहां पे डार्क लाइंस आई थी वहां पे ब्राइट लाइंस आएंगी। क्लियर है, इसमें किसी को डाउट? आगे चले, मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जहाँ ये डार्क लाइंस आई थी उधर ही आई। क्या बोल रहे हैं सर, मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जिधर वो ये डार्क लाइंस आई थी, तो एमिशन स्पेक्ट्रम में वही सेम जगह पे ब्राइट लाइंस आएगी। हाँ, ऐसा क्यों हुआ ना बता, क्योंकि एग्जैक्टली जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई थी ना वो वापस आएंगी अब। तो जहां पे पहले डार्क था ना वहां की करस्पॉन्डिंग लाइट वापस आई है, जहां जहां पे पहले डार्क लाइन आई थी मतलब वहां की लाइट वहां पे पहुंची नहीं है, राइट। वो सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली थी, अब एग्जैक्टली वो लाइट वापस निकालेगा ना वो। हाँ सर, पहले जहां पे आई थी अभी इमिशन स्पेक्ट्रम में वहीं पे ब्राइट लाइंस आएंगी। क्लियर, ओके। अब सुनना बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब तुम्हारे पास लाइंस आना, एक इसको होता है बैंड स्पेक्ट्रम। तो बैंड स्पेक्ट्रम कब देखने को मिलता है, सेम लॉजिक वगैरह सब सेम है। बैंड स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या है, देखो अगर तुम जैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तुम किसी सैंपल का स्टडी करोगे, उसका तुम इमिशन स्पेक्ट्रम स्टडी करोगे, ठीक है। अगर तुम एटॉमिक सैंपल लेते हो ना बेटा, कि जैसे हाइड्रोजन के एटम्स हैं, नाइट्रोजन के एटम्स हैं, यहाँ पे किसी भी सबस्टेंस का अगर एटॉमिक लेते हो, यहाँ पे एटम्स लेते हो, तो फोटोग्राफी प्लेट पे मान लो तुम इमिशन स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हो, तो तुम्हें डार्क बैकग्राउंड पे से ब्राइट लाइंस मिल जाएंगी, लाइंस आएंगे ऐसे, तो इसको अपन बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अगर जिस सबस्टेंस का अपन एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हैं वो अपनी एटॉमिक फॉर्म में है या एलिमेंटल फॉर्म में, तो अपने को क्या मिलेंगे बेटा, लाइंस। ओके, अगर यहाँ पे बेटा में जो सैंपल है वो मोलिकुलर फॉर्म में, मतलब H2 गैस है, CO2 गैस है, NO2 गैस है, अगर सैंपल मोलिकुलर फॉर्म में है तो फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या होता है, जैसे मान लो तुम इमिशन स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे थे, तो एक ब्राइट लाइंस आई, उसके आसपास कई ब्राइट लाइंस रहती है बेटा। कुछ ब्राइट लाइंस ऐसे क्लोजली स्पेस्ड रहेंगी,
फिर डार्क स्पेस, फिर ब्राइट लाइंस, ऐसे बिल्कुल पास पास। ठीक है, तो देखना बेटा, जब अपन एटॉमिक सैंपल लेते हैं तो सिंपली तुम्हारे पास ब्राइट लाइंस आती हैं, या फिर तुम्हारे पास जो इमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम उसमें डार्क लाइंस आएंगी। लेकिन जब अपन मोलिकुलर सैंपल लेते हैं, इस सैंपल एटॉमिक फॉर्म में नहीं, CO2 गैस, NO2 गैस मोलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इस टाइप का स्पेक्ट्रम तुम्हें देखने को मिलता है। लाइंस ही आती है ब्राइट लाइन, लेकिन उन ब्राइट लाइंस के बीच का गैप काफी कम होता है, फिर बीच में डार्क स्पेस, फिर क्या बेटा वापस से लाइनें से ब्राइट लाइंस। तो देख रहे हो बेटा, ये ब्राइट लाइंस किसकी फॉर्म में, ये लाइन की तरह नहीं दिखता तुम्हें, ब्राइट लाइन के बीच का स्पेस इतना कम होता है कि वो तुम्हें किसकी फॉर्म में अपीयर होता है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ बैंड फॉर्म, बैंड की फॉर्म में दिखते हैं। है तो ये भी डिसकंटिन्यूअस की कुछ ब्राइट लाइन आई, बीच में डार्क स्पेस, फिर ब्राइट लाइंस। इमेजिन स्पेक्ट्रम की मैं बात करूं तो ऐसा दिखता है, तो उसको अपन बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। तो लाइट स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम में कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर अपन एटॉमिक सैंपल लेते हैं ना बेटा, और उसका इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं, तो अपने को सिंपली लाइंस मिलती है। लेकिन अगर अपन मोलिकुलर सैंपल लेते हैं, तो अपने पास जो पैटर्न आता है फोटोग्राफिक प्लेट पे, मान लो इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करूं, तो कुछ ब्राइट लाइंस एक साथ आएंगी, फिर बीच में गैप, फिर कुछ ब्राइट लाइन एक साथ। इन ब्राइट लाइन को देखने पर ऐसा लगता है कि पूरा एक बैंड आया है वहां पे, बहुत सारे एक पूरा बैंड है उधर, तो बैंड की फॉर्म में अपीयर होता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम एटम की केस में ऑब्जर्व होता है, और बैंड स्पेक्ट्रम कभी ऑब्जर्व होगा बेटा, इन केस ऑफ मोलिकुलर सैंपल। क्लियर है बेटा? यहाँ पे मैंने एक एटम के अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं उनका डायग्राम ड्रॉ किया है, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 ऐसे इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब एटम से बाहर की बात, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पे चला गया मतलब वो एटम से बाहर निकल गया। ठीक, अब मेरी बात सुनना, तुमने एक चीज नोटिस की, तुमने एक पॉइंट नोटिस किया कि ये तुम्हारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकंड एनर्जी लेवल है, इनका बीच का गैप देख रहे हो बड़ा हाई है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है, सेकंड और थर्ड के बीच में इसके कंपैरिजन में कम है, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं हायर एनर्जी लेवल्स पे जा रहा हूँ, इनके बीच का एनर्जी गैप, इनके बीच का एनर्जी गैप क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। जैसे जैसे मैं लोअर एनर्जी लेवल से हायर की तरफ जा रहा हूँ, उनके बीच का एनर्जी गैप कम हो रहा है। देखो बेटा, 5th और 6th के बीच में सिर्फ ये एनर्जी गैप है, यहाँ पे देखो एनर्जी गैप कितना है, हाँ है ना। और ये चीज मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें प्रूव भी करके दिखाई थी कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है ना बेटा, उनके बीच का एनर्जी गैप कम होता जाता है। क्लियर है? ओके, अब मैं हाइड्रोजन एटम के लिए, बोर ने बेटा हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक इसी के लिए स्पेक्ट्रम उसकी स्टडी की थी। सबको पता है कि बोर्स मॉडल ओनली वैलिड फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ये बताओ बेटा कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट में, कि तुमने उसको एनर्जी प्रोवाइड करके रखी, तो इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा बेटा, एक्साइटेड स्टेट में। ओके, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, अनस्टेबल। तो क्या करेगा, वापस से जंप मार के लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। अब तुम बताओ बेटा मुझे, वो ग्राउंड स्टेट मतलब n=1 में कहां से आ सकता है इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेकंड से आ सकता है, ओके, थर्ड से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, ऐसे 6 से आ सकता है, या फिर तुम्हारे पास कहीं से भी आ सकता है, लाइक इन्फिनिटी से आ सकता है, ऐसे है ना। तो देखो बेटा, अगर देखो सेकंड से 1 में तो अलग वेवलेंथ रिलीज करेगा, थर्ड से 1 में तो अलग वेवलेंथ होगी, क्योंकि अलग बीच का एनर्जी गैप अलग अलग है ना बेटा। देखो हर दो एनर्जी लेवल के बीच का एनर्जी गैप हमेशा अलग अलग होगा। ध्यान से सुनना बेटा, ये जो लाइंस आ रही है ना कि 2 से 1 में आया, 3 से 1 में आया, 4 से 1 में, इन लाइंस को बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या बोलते हैं इनको, स्पेक्ट्रल लाइंस। तो देखो बेटा ध्यान से सुनना, अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर n=1 में आता है, तो उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज बनती है ना, उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या बोलते हैं उसको बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है और स्पेक्ट्रल लाइन की जो सीरीज मिलती है, उसको अपन बोलते हैं बेटा क्या, लाइमन सीरीज। ठीक है, अब तुमसे कोई बोल दे कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन बताओ, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन बताओ, तो कौन सी हो जाएगी बेटा, 2 to 1। ओके, फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी इसकी बेटा, 2 to 1। लास्ट लाइन इन्फिनिटी टू 1, कि 2 से 1 में आ रहा है वो लाइमन की फर्स्ट लाइन है, और इन्फिनिटी से 1 में आ रहा है वो लाइमन की लास्ट लाइन है। लाइमन सीरीज मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर n=1 में आता है बेटा, फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है, उसको अपन लाइमन सीरीज बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से n=1 वाले एनर्जी लेवल में आता है, तो उससे जो स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज बनेगी उसको अपन बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्लियर है? लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन 2 to 1, लास्ट लाइन इन्फिनिटी टू 1। नेक्स्ट पॉइंट, और कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हें वो बोल देगा बेटा कि लाइमन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, कि लैम्डा मिनिमम लैम्डा मैक्सिमम क्या होगा फॉर द लाइमन सीरीज। ठीक है, सबको पता है
अगर एनर्जी गैप ज्यादा हुआ बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन बड़ा जंप मार रहा है तो एनर्जी गैप ज्यादा, तो कैसी वेवलेंथ रिलीज करेगा वो? अगर इलेक्ट्रॉन बड़ा जंप मार रहा है तो एनर्जी गैप क्या हो गया? ज्यादा। वेवलेंथ क्या हो जाएगा बेटा? कम। तो देखो बेटा, अगर तुमसे ये बोल देना कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर द लाइमन सीरीज, देख लो बेटा, ये पे देखो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 1 में आ रहा है, बड़ा एनर्जी जंप है, तो वेवलेंथ कैसा होगा रे? एनर्जी आई तो वेवलेंथ कैसा बेटा? कम। तो अगर तुम्हें लैम्डा मिनिमम निकालना है, मतलब तुम्हें लास्ट लाइन का वेवलेंथ निकालना है, ओके? फर्स्ट लाइन में देख रहे हो बेटा, एनर्जी गैप कम है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? हाई। तो अगर तुम्हें किसी भी सीरीज का अगर तुम्हें मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है, मतलब फर्स्ट लाइन का निकालो, ओके? लास्ट लाइन का मिनिमम निकालो तो लास्ट लाइन का निकालो। सेकंड बेटा, बताओ बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन तो सेकंड एनर्जी लेवल है n = 2, उसमें कहां से आ सकता है? 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, ऐसे कहां तक बढ़ा? इंफिनिटी तक चलेगा। तो अगर ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर n = 2 में आता है, तो इससे जो स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज बनती है ना, उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। कौन सी सीरीज बोलते हैं बेटा? बाल्मर सीरीज। तुमसे मैं बोलूं कि व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज? 2 to 1। व्हाट इज द लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज? इन्फिनिटी टू 1। सर 1 क्यों? बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी? 3 to 2, और लास्ट लाइन क्या हो जाएगी बेटा? इन्फिनिटी टू 2। क्लियर है? बाल्मर की फर्स्ट लाइन 3 to 2 और लास्ट लाइन इन्फिनिटी टू 2, ये होगी तुम्हारे पास बाल्मर सीरीज। अगर तुमसे बोल दे कि बाल्मर सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ, तो फर्स्ट लाइन 3 to 2। बाल्मर सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या लैम्डा मिनिमम? इन्फिनिटी टू 2। क्लियर है? ओके। अब सुनना बेटा, बाल्मर सीरीज में डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन से हर एक स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ क्या होगी बेटा? अलग अलग होगी। तो ध्यान से सुनना बेटा, जो विजिबल रेंज नहीं होता 3800 से लेकर 7600 तक, वो पूरा किसमें आता है बेटा? बाल्मर सीरीज में। तो पूरा विजिबल रीजन किसमें आता है बेटा? तो वो बाल्मर सीरीज है। वो कौन से रीजन की वेवलेंथ रिलीज करती है? विजिबल रीजन। अगर लाइमन की बताऊं तो बेटा यूवी रेस, यूवी रीजन। लाइमन रीजन में जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, उनकी वेवलेंथ यूवी रीजन में आती है, बाल्मर की विजिबल रीजन में। ओके। अब बताओ बेटा, n = 3 में कहां से आ सकता है? 4 से, 5 से, 6 से, 7 से 8 तक चलता है, इन्फिनिटी से बेटा। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड लेवल से अगर n = 3 में आता है, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर n = 3 में आता है, तो उस सीरीज को बोलते हैं पास्शियन सीरीज। ओके। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ पास्शियन सीरीज? 4 to 3, लास्ट लाइन इन्फिनिटी टू 3। ऐसे बेटा पास्शियन सीरीज हो गया। इसकी वेवलेंथ जो होती है बेटा, वो इंफ्रारेड के ऑर्डर की होती है। 4 में कहां से आ सकता है? 5 से, 6 से, 7 से, इन्फिनिटी से। तो अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n = 4 में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं बेटा ब्रैकेट सीरीज। ओके। अगर 5 में आता तो पी फंड और 6 में आता तो हम फ्री। तो ऐसे टोटल 6 सीरीज होती है बेटा। मैं तुम्हें नोट से करवाता हूँ। ये देखो बेटा, हाइड्रोजन का अपन इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है। ये तुम्हारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है। मैंने यहाँ पे एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी गैप लिखा है, तुम आसानी देख सकते हो। हायर एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी गैप कम होता जाता है। इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर n = 1 में आ रहा है, लाइमन सीरीज। n = 2 में आता है बाल्मर सीरीज, 3 में आता है पास्शियन, 4 में आता है ब्रैकेट, 5 में आता है पी फंड एंड 6 में आता है हम्फ्री। इन सीरीज को तुम्हें याद करना है इसी सीक्वेंस में। नंबर 1 लाइमर, बाल्मर, पास्शियन, ब्रैकेट, पी फंड एंड हम्फ्री। क्लियर है? ओके। लाइमर का मतलब n = 1 में आएगा कहीं से, 2 3 4 से। बाल्मर का मतलब 2 इसका मिनिमम है, तो 3 4 5 6 हाईएस्ट हो गया। पास्शियन का 3 मिनिमम है, तो 4 5 6 इसका हाईएस्ट हो गया। लाइमन की वेवलेंथ किस रीजन में आती है बेटा? यूवी रीजन में। बाल्मर की विजिबल रीजन में। बाकी सबकी इंफ्रारेड याद करो। ओके। यहाँ पे मैंने पूरा एक टेबल बनाया है, और टेबल हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। याद क्या करना है? बस सीरीज याद करो यार, कि लाइमन फर्स्ट सीरीज होती है, बाल्मर सेकंड, पास्शियन 3, ब्रैकेट 4, पी फंड 5 एंड हम्फ्री 6। ये 6 सीरीज आती है बेटा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। ठीक है। लाइमन का लोवेस्ट एन कितना हो जाएगा बेटा? 1। सबसे मिनिमम 1 है। बाल्मर का मिनिमम कितना हो सकता है? 2। पास्शियन का 3, ब्रैकेट का 4, पी फंड का 5 एंड हम्फ्री का 6। इसके लिए हाईएस्ट क्या हो जाएगा बेटा? अरे लोवेस्ट मैंने तो हाईएस्ट 2 3 4, बाल्मर के लिए 3 4 5। तुमसे पूछ ले कि लाइमन की फर्स्ट लाइन 2 to 1, सेकंड लाइन क्या हो जाएगी बेटा? लाइमन की सेकंड लाइन पूछो तो 3 to 1। बाल्मर की फर्स्ट लाइन क्या होगी? 3 to 2, सेकंड लाइन 4 to 2। ये वाला तुम्हारे पास यहाँ पे ऊपर एक नोट लिखा हुआ है, शायद तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया।
देखो बेटा, ऑल द लाइंस इन द विजिबल रीजन आर फाउंड इन द बाल्मर सीरीज, कि विजिबल रेंज की जो वेवलेंथ है वो बाल्मर सीरीज की रेंज में आती है, बट पूरी बाल्मर सीरीज की लाइंस विजिबल रेंज में नहीं आती है, विजिबल रेंज के बाहर भी होती है। मतलब पूरा विजिबल रेंज जो है बेटा वो किस में आता है, बाल्मर सीरीज में आता है, बट पूरा बाल्मर सीरीज विजिबल रेंज में नहीं आता। सर ये एन एनर्जी लेवल्स, हाँ बेटा एन की वैल्यू क्या बता रही है, एनर्जी लेवल्स। ओके, अब सुनना बेटा, जब एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप मारेगा, जब लोअर से हायर में जाएगा, हायर से लोअर में जाएगा, तो कितनी वेवलेंथ रिलीज करेगा, वो अपन बोर्स मॉडल से कैलकुलेट करें, विद द हेल्प ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अभी अपन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। स्पेक्ट्रम का थ्योरी कंप्लीट है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये जो गिवन है हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना अपन न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब अपन ना बेटा कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप मारता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे स्पेक्ट्रम के केस में, तो देखते हैं बेटा। अपन एक डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन तुम आसानी से समझ सकते हो, बहुत सिंपल है। ओके, इफ एनर्जी सप्लाई टू एन इलेक्ट्रॉन इट में जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। देखो ये इलेक्ट्रॉन था बेटा, n1 एनर्जी लेवल में था, उसको तुम अगर एनर्जी सप्लाई करोगे तो किसमें चला गया, मान लो n2 एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो गया। ओके, बताओ हर एक एनर्जी लेवल की बेटा, हर एक एनर्जी लेवल की, हर एक ऑर्बिट की तुम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो विद द फॉर्मूला ऑफ बोर्स मॉडल। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन n1 एनर्जी लेवल में, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, अगर एटॉमिक नंबर z है तो -2π2 m/k² ये वाला फॉर्मूला करवाया मैंने एनर्जी का। अरे ये वाला एनर्जी का फॉर्मूला मैंने करवाया है, राइट। इसको मैं सब वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं, का फॉर्मूला क्या आता है बेटा, -z² × n² × 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन सब वेरिएबल, ये जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन का मास, k की वैल्यू, e की वैल्यू, h की वैल्यू सब पुट करते हैं, ये वाला फॉर्मूला आता है, ये तुम्हारे पास कंप्लीट फॉर्मूला है उनका। तो ये n1 एनर्जी लेवल की एनर्जी हो जाएगी, n2 की हो जाएगी। तो बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन n1 से n2 में क्या है, तो कितनी एनर्जी लेगा, कैसे निकालोगे बताओ, एनर्जी ऑफ n2 एनर्जी लेवल माइनस n1, तो एनर्जी ऑफ n2 माइनस n1, तो ये n2 की एनर्जी हो गई माइनस n1 की एनर्जी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखो बेटा ये पूरा तो कांस्टेंट है बेटा, देखो यहाँ से सिर्फ n1 और n2 तो अलग है, तो ये पूरा कॉमन ले लो बेटा, ये पूरा कॉमन ले लो तुम, तो क्या बच जाएगा तुम्हारे पास ब्रैकेट के अंदर, मेरे पूरा पार्ट तुम्हारे पास कॉमन आ जाएगा बेटा, यहाँ से तुम्हारे पास क्या जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। तो तुम्हें पता है बेटा n2 इज मोर देन n1, n2 हाई एनर्जी लेवल था, तो n2 इज मोर देन n1। ठीक है, अब देखो बेटा मान लो उसने यहाँ से यहाँ जाने में लेमडा वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया था, तो बताओ एनर्जी कितना हो जाएगा, hc/λ। अरे अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने के लिए लेमडा वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन करे तो एनर्जी कितना हो जाएगा, hc/λ। तो यहाँ पे मैंने एनर्जी को लिख दिया hc/λ। ठीक है, ओके, अब hc/λ लिख दिया, hc को इधर लेके आ जाओ मैं, अगर hc को इधर में क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा बेटा 1/λ, 1/λ को अपन न्यू बार वेव नंबर भी बोलते हैं, तो 1/λ इक्वल टू वेव नंबर क्या जाएगा तुम्हारे पास 2π² m/k² z², hc को नीचे मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा h³ इंटू c, ओके, इंटू z² 1/nl² माइनस 1/nh²। अब देखना यहाँ से बेटा 2 पाई कितना होता है 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 9 × 10⁹, ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ द लाइट, ये सब कुछ कांस्टेंट है ना, ये सब कुछ कांस्टेंट है ना बेटा, इन सबको मिला के एक नया कांस्टेंट बना देंगे, क्या बेटा जिसको बोलेंगे रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ये सब जितना कुछ था ना बेटा सब कांस्टेंट है, सबकी वैल्यू मिला के तो नया कांस्टेंट बना देंगे बेटा रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो रिडबर्ग कांस्टेंट r जिसको डिनोट करते हैं अपन r से, क्या हो जाएगा बेटा ये वाली वैल्यू तुम्हें पता है बेटा, हर एक की वैल्यू तुम्हें पता है h c k e m पाई सबकी वैल्यू पुट करो बेटा, तो यहाँ से रिडबर्ग कांस्टेंट तुम्हें मिलता है 1.097 इंटू 10⁻+7 मीटर इनवर्स। यहाँ से सबका यूनिट पुट करके तुम यूनिट निकालोगे तो रिडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट आएगा तुम्हारे पास मीटर इनवर्स, और ये इसकी वैल्यू होती है एग्जैक्टली इन सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स वाला याद रखोगे तो भी काम चलेगा। क्लियर डेरिवेशन, बहुत सिंपल डेरिवेशन था ना बेटा कि इलेक्ट्रॉन n1 से n2 में जंप मार रहा है, तो इनके बीच का एनर्जी गैप कैसे निकालोगे, एनर्जी ऑफ n2 लेवल माइनस n1 लेवल, दोनों का फॉर्मूला पुट किया बेटा, सब कुछ तो कॉमन ही आ गया उसमें 1/n² माइनस 1/n2²। मान लो उस टाइम तो n1 से n2 में जा रहा है, तो कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है लैम्डा, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी hc/λ, hc को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से 1/λ जिसको अपन वेव नंबर भी बोल सकते हैं, ये वाला आ गया। ये सब कांस्टेंट है बेटा, इन सबको मिला के एक नया कांस्टेंट बनाया जिसको नाम क्या दिया गया बेटा, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ओके, तो रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला तुम्हारे पास यहाँ से मिल गया, ये वाला, ये फॉर्मूला तुम चाहो तो याद रख सकते हो बेटा, कई बार इस पे पूछ लेता है टेस्ट पेपर वगैरह में, वरना तुम्हें रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी। तो ये पूरा क्या बन गया बेटा, देखो
इस पूरे को तुम क्या बोल रहे हो, आर रिडबर्ग कांस्टेंट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे मैंने इसको NL एंड NH से डिनोट किया। N का L का मतलब क्या बेटा, लोअर एनर्जी लेवल, और NH का मतलब हायर एनर्जी लेवल। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहा है तो कितनी वेवलेंथ रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। आर यहाँ पे बेटा रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यूज तुम्हारे सामने लिखी हुई है। ये ऐसा यूनिट मीटर इनवर्स में और ये सेंटीमीटर इनवर्स में, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग यूज कर लेना। पूरा मीटर इनवर्स में याद रखो यार, बाकी तुम कन्वर्ट कर ही सकते हो। तो 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/L स्क्वायर माइनस 1/NH स्क्वायर। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट, आया ना? लिखो ये फॉर्मूला सब लोग। क्या क्वेश्चन है, फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज फॉर द एच एटम। एच एटम बोल दिया मतलब जेड कितना हो गया, अरे एच एटम बोलते Z1 हो गया। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ लॉन्गेस्ट मतलब एनर्जी गैप मिनिमम, बताओ बेटा कौन सी। अरे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी लाइन होगी, फर्स्ट लाइन, और लाइमन की फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी 2 to 1। 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n लोअर माइनस 1/h हायर का स्क्वायर। ठीक है, 1/λ जेड कितना हो गया बेटा 1, 1 से 2 तो NL की वैल्यू होगी 1, और हायर एनर्जी लेवल कौन सा होगा 2 वाला, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो 1 - 1/4 कितना हो जाएगा 3/4, तो 1/λ इक्वल टू 3r/4। तो लैम्डा कितना हो जाएगा बेटा 4/3r। r की वैल्यू अपने को पता है 1.097 into 10 to the power +7। इसको सोल्व करोगे तो 10 to the power +7 ऊपर जाके कैसे हो जाएगा 10 to the power -7। तो वैल्यू आएगी 1.3 into 10 to the power -7 मीटर। ओके, मीटर इनवर्स में डाल दो, यूनिट क्या जाएगी बेटा मीटर, लेकिन अपने को बेटा क्या चाहिए, एंगस्ट्रम में ऑप्शन में दिया होता है। तो देखो 1.3 into 10 to the power -7, एंगस्ट्रम का मतलब 10 to the power -10, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड, और अपन क्या कर देंगे बेटा 1000 से मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा, एंगस्ट्रम बन गया 10 to the power -10, बट 1000 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1300 एंगस्ट्रम। क्लियर है? ऐसा एक और क्वेश्चन बेटा कि फाइंड आउट द लैम्डा मिनिमम एंड लैम्डा मैक्सिमम फॉर द बाल्मर सीरीज फॉर द हाइड्रोजन एटम। एटम का नाम दे दिया हाइड्रोजन, तो जेड कितना हो गया बेटा 1। लैम्डा मिनिमम वेवलेंथ, लास्ट लाइन लार्ज एनर्जी गैप इन्फिनिटी टू 2। बाल्मर का बेटा लास्ट लाइन कौन सा हो जाएगा इन्फिनिटी टू, और फर्स्ट लाइन लैम्डा मैक्सिमम तो फर्स्ट लाइन 3 to 2। क्लियर है? लैम्डा मिनिमम निकालना था अपने को, तो कैसे निकालेंगे 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, लोअर बाल्मर लोअर क्या रहेगा बेटा 2 ही रहेगा, और मैक्सिमम कितना होता है इन्फिनिटी। तो उसके करस्पॉन्डिंग अपन किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करो बेटा कितना हो जाएगा 0। तुम्हारे पास ये आ जाएगा लैम्डा मिनिमम आर जेड स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे तुम जेड हो गया 1, आर की वैल्यू डाल दिया जाएगा, तो लैम्डा मिनिमम कितना हो जाएगा 4 ये वाली वैल्यू। ओके, 1/1.0967 कितना हो जाएगा 3.64 10 to the power -7। इसको फिर अपन एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर लिया। आसान है क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, जैसे लैम्डा मिनिमम निकाला, लैम्डा मैक्स निकालना है। बाल्मर सीरीज का लैम्डा मैक्स मतलब फर्स्ट लाइन क्या होगी 3 to 2, लोअर एनर्जी लेवल 2 और हायर 3। तो कैलकुलेट कर लेंगे बेटा सिंपली, कितना जाएगा 5r/36। r की वैल्यू पुट कर दो बेटा, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखो तुम्हारे पास बाल्मर सीरीज के लिए वेवलेंथ रीज हो गया, तुमने लैम्डा मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकाल लिए, तो बाल्मर के लिए ये वाला हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन तुम कैलकुलेट करो, प्रैक्टिस भी हो जाएगा तुम्हारा, कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम n इक्वल टू 5 to 2। एक इलेक्ट्रॉन 5 से 2 में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन 5 से 2 में जा रहा है, तो कितनी वेवलेंथ रिलीज करेगा और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फटाफट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम में निकाल के बताना। देखो इलेक्ट्रॉन 2 से 5 वाले में जम मारा, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n लोअर माइनस n हायर का स्क्वायर। ओके, हाइड्रोजन एटम में जेड हो गया 1। ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल कितना है बेटा n इक्वल टू 2, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 केस कर दो 1/4 माइनस 1/25। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 100, इधर ऊपर आएगा 25 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा 21/100। लेकिन जब 1/λ है तो लैम्डा क्या हो जाएगा बेटा 100 डिवाइड बाई 1.09, आर की वैल्यू पुट कर दी बेटा इनटू 21। तो इसको तुम सोल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हें लैम्डा मिल जाएगा बेटा। ठीक है, लैम्डा तुम्हें मिल गया, फिर अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है c/λ, सी द स्पीड ऑफ लाइट, दोनों को पुट करो यहाँ से तुम्हें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा।
इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में अपन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करना देखेंगे। ओके